बधाई, जय भीम। आज का जो कार्यक्रम है मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि हम अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग, अलग अलग बात की स्टेटों से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग आज जर्मनी की धरती पर आके भी एक हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत, क्योंकि उन्होंने हमें जोड़ा है। आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती की और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी विरासत से हमें ये शिक्षा मिलती है, आज हमें आज समझना होगा अपने महापुरुषों के संघर्षमयी जीवन के लिए, उनके आंदोलन से, जो भी उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, गुलामी के विरुद्ध हमारी आज़ादी का बिगन बजाया, गुलामी के विरुद्ध हमें हक अधिकारों की और मान सम्मान, इज्जत और अंक की लड़ाई लड़ी। अपना सारा ही जीवन हमारे पुरखों ने हमारे लिए निछावर कर दिया। हमें उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे लोग पुरखे हैं, जैसे साउथ में बैरियर जी हैं, सेंट्रल इंडिया में जो मुंबई से, पुणे से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, उत्तर प्रदेश से कबीर जी, गुरदास जी, पाकिस्तान से नानक जी, जैसे अलग अलग हमारे पुरखे हैं जो महापुरुष हैं। उनमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनका अलग अलग स्टेटों में जन्म होने के बावजूद भी, अलग अलग भाषाओं में रहने के बावजूद भी, उनका अलग अलग जगह के बिछड़ने के बावजूद भी उनका जो उद्देश्य एक है, उनकी विचारधारा एक है। कबीर जी पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी महाराष्ट्र में, नामदेव जी महाराष्ट्र में। सभी की जाति भी अलग अलग है, मगर सभी की जाति भी अलग अलग है बात की, लेकिन सब लोग एक हुए हैं। किस पर एक हुए हैं? सभी लोगों ने समानता की लड़ाई लड़ी है, सभी लोगों ने समानता को पैदा किया है। अगर हमने अपने पुरखों का मिशन एक लाइन में समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि बुद्धा से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी तक, साहब कांशीराम जी तक हमारे पुरखों ने क्या किया। उनकी जो जिंदगी है वो गुलामी के विरोध में हमें मान सम्मान, इज्जत और अणित स्वाभिमान का जीवन देने में लगी है। सभी ने यही काम किया है। मिशन का अगर एक लाइन में सार समझना है तो हम यही समझ सकते हैं, हमारे पुरखों का जो आंदोलन था वो हमारी आजादी और मान सम्मान, न्याय, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता को स्थापित करने का उनका सारा संघर्ष था। हमें आज बाहर आके भी हम इकट्ठे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे संवाद और संपर्क हमें बनाने चाहिए, क्योंकि हमारी समस्या एक है। हम भारत से आए हैं, भारत में हमारी समस्या एक है। हमें एक क्यों होना है, हम एक क्यों हों, इसका कारण सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पर जो थोपी गई है गुलामी, हमारी जो समस्या है वो गुलामी की है, आज भी असमानता की है। आज भी हमारी जो समस्या है, आज भी हमारी कॉमन समस्या एक ही है। मेरे कहने का भाव ये है कि गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है आज़ादी हमारा सबसे बड़ा समाधान है। बाबा साहब का मिशन उस दिन तक खत्म नहीं होगा जब तक वो कहते हैं कि इस सामाजिक भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जब इसमें ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता की व्यवस्था जब तक गायब नहीं हो जाती, तब तक मेरा मिशन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक वो असमानतावादी व्यवस्था रहेगी, जब तक उसका कारण रहेगा, तब तक ये व्यवस्था पर काम करना हमारा फर्ज है। आज हमें यहाँ आके भी ऐसे कार्यक्रम हमें करने भी हो गए, हम कर भी रहे हैं। इसका सबसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छा स्पीच किया इंग्लिश में। तो ये बहुत अच्छा है कि हम यहाँ आके हमें जो मिशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें वो करना है अपने बच्चों के आगे में। हम जहाँ आए हैं, हम जहाँ सैर सपाटा के लिए नहीं आए थे, हम जहाँ पर मौज मस्ती के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पर हमारे देश में हमारे लिए रोजगार नहीं थे, हमारे देश में हमारे लिए संसाधन नहीं थे। हम पढ़ लिख के यहाँ पर बहुत सारा मेहनत करके आए हैं। हम यहाँ कोई सैर सपाटा करने नहीं है, हम अपने अच्छे भविष्य के लिए भी आए हैं। हम अपने बच्चों को, हमें मिशन को
जो ट्रांसफर है, अगर हमने ये नहीं किया तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ आने वाले समय में, क्योंकि हमारा आंदोलन जो है वो लंबा है। ज्योतिबाई फुले जी से लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी तक तो आप देखें तो 130 साल का आंदोलन बन जाता है वो। 130 साल लगे हमें हक अधिकार लेने के लिए, जे कोट पैंट पहनने में, जहां आकर घूमने में हमें इतने साल का समय लग गया बाबा साहब अम्बेडकर जी तक। ये जो समय है, जो फ्रीडम मिला है हमें इतने सालों से, उसकी रक्षा करनी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं लोकतंत्र स्थापित हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि देश खुशहाल हो गया। वो अपनी कविता में, वो अपनी किताबों में लिखते हैं, उनका बीबीसी पर भी है इंटरव्यूज पे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में प्राप्त हुए अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब अधिकार प्राप्त हुए लोग अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होते हैं। अगर अधिकार प्राप्त लोग अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं है तो काहे का लोकतंत्र, तो काहे की सुरक्षा है लोकतंत्र में। इसलिए जो अधिकार मिले हैं हमें, बाबा साहब के जन्म जयंती मनाने से भी ज्यादा जरूरी ये है कि बाबा साहब के आंदोलन पर काम होना। जयंती मनाने का मतलब ये होता है कि वर्तमान में हमें अपने पूरे के पुरखों का जो उनका संघर्ष है उससे हम सब क्या ले रहे हैं। आज हमारी जिम्मेवारी, हमारा नैतिक फर्ज क्या बनता है। आज हमारा जन्मदिन मनाने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने पुरखों का आंदोलन आगे चलाना है। उनके जयंती मनाने से भी ज्यादा जरूरी, बाबा साहब अम्बेडकर का जब जन्मदिन मना रहे थे लोग, तो बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में, तो बाबा साहब अम्बेडकर उस पर उन्होंने स्पीच की थी 1952 में। तो उन्होंने ये बात खुलेआम कही थी कि मेरी जय जय करने की बजाय मेरे अधूरे रहे मिशन को पूरा करो, उसके लिए जान की बाजी लगाओ। जान की बाजी के लगाने से बाप मरना नहीं है, मरोगे तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। जान की बाजी से बाप है कि मेरे आंदोलन पर काम करना। जान की बाजी लगाई है साहब श्री कांशीराम जी ने, उनके आंदोलन पर काम करके। जान की बाजी लगाई है मान्यवर डी.के. खापड़े जी, दीना भाना जी ने। जो जान की बाजी के पाव है, जो भी हमारे पास संसाधन है, पैसा, बुद्धि, हुनर, समा, उसको आंदोलन के लिए गाना। हम यहां बैठे हैं, हमें भी अपने जो हमारी समस्या इंडिया की है वो आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे अमेरिका में हुई अभी, वहां भी जो कास्ट सिस्टम चल गया, जो इंग्लैंड में भी जो कास्ट सिस्टम का लॉ है वो भी पूरा नहीं हुआ, वहां पर वो पास नहीं हुआ। जो बाबा साहब कहते हैं जो जाति सिस्टम है इंडिया का, जहां जो लोग इंडिया से बाहर, जो जहां भी लोग जाएंगे बाहर से, वो सिस्टम को लेके जाएंगे साथ। तो जो समस्या है जातिवाद की, वर्त की, आप ये ना समझें कि आप जर्मनी में आ गए, आप यूरोप में आ गए, आप अमेरिका में आ गए, आप इंग्लैंड में आ गए, आप उस समस्या से छूट गए। अगर आप नहीं लड़े उस समस्या के लड़ने के लिए आपकी औलाद को लड़ना पड़ेगा आने वाले समय। आपको उस व्यवस्था के लिए यहां बैठ के भी लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना तो तय है ना, लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं तो बच जाएंगे, कोई बात नहीं, मगर आप नतीजों से नहीं बच पाएंगे। नतीजे आपको भुगतने ही पड़ेंगे। आप नहीं लड़ेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ी को लड़ना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आपको बताता हूं, जैसे महात्मा ज्योतिबाई फुले जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबाई फुले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो देखा जाए कि महात्मा ज्योतिबाई फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने पढ़े लिखे विद्वान, इतनी डिग्रियां, वो 7 पास महात्मा ज्योतिबाई फुले जी को अपना गुरु बनाते हैं। महात्मा ज्योतिबाई जी कितना पढ़े हैं? सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़े हैं वो, लेकिन वो अपना गुरु करवाते हैं। जो बाबा साहब के आंदोलन की अंदरूनी ताकत है, जो उनके आंदोलन की जड़ें हैं, वो ज्योतिबाई फुले से आइडिया लिए हुए उन्होंने। जैसे कि शिक्षा का आइडिया, महात्मा फुले जी ने सबसे पहले स्कूल खोले। शिक्षा का जो प्लान था, जो आरक्षण का बाबा साहब का प्लान था, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को हम हर जगह जो है प्रतिनिधि मिलना चाहिए। इसको प्रतिनिधि के लिए सबसे पहले महात्मा फुले जी ने महारानी इंग्लैंड की, उस टाइम ब्रिटिश की, उसको लेटर पाई थी कि हमें भी ये चीजें मिलनी चाहिए। जो आरक्षण का कंसेप्ट है वो भी फुले जी का आइडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास। फुले जी साहब ने उसके लिए लेटर लिखी, प्रयत्न किया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ज्योतिबाई फुले जी को अपना गुरु बनाते हैं, बेवजह नहीं बनाते हैं लोग गुरु ज्योतिबाई फुले को, बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे। जब हमारा समाज अनपढ़ था,
जब हमारा समाज अनपढ़ था तो हमारे में फुले जैसे, अम्बेडकर जैसे, पेरियर जैसे पढ़े लिखे विद्वान लोग पैदा हुए। जब हमारे पास अधिकार नहीं थे, जब हम अधिकार वंचित थे, तो तब हमें अधिकार मिले हैं। जब हम अधिकार वंचित थे तब हमें अधिकार मिले, मगर जब हम पढ़े लिखे हुए तो अधिकार खोए गए, जबकि खोने नहीं चाहिए थे। जब हमारा समाज अनपढ़ था तो हमारे समाज में विद्वान लोग पैदा हुए, पढ़े लिखे लोग पैदा हुए और विद्वान गायब हुए। समाज अनपढ़ था तो अधिकार मिले, पढ़े लिखे हुए अधिकार छीने गए। देखा जाए तो भारत में एट्रोसिटी का देखो क्या हाल है, हमारे समाज का क्या है, कैसा अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ रही है, इलेक्शन का कैसे ट्रांसपेरेंट कुछ नहीं रहा उस देश में, हमारे अधिकार हमारे नहीं रहे, नौकरियां हमारी नहीं है, प्राइवेट एजेंसी से उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया। एक व्यक्ति ने पढ़ लिख के बाबा साहब अम्बेडकर का 40 साल का समय जो उन्होंने संघर्ष किया, 1916 से उन्होंने अपना संघर्ष आरंभ किया और 1956 तक, जब तक वो उनका परिनिर्वाण नहीं हुआ तब तक वो समाज के लिए लड़ते रहे। पूरे 40 साल का समय बाबा साहब अम्बेडकर के। एक व्यक्ति ने 40 साल में ही हजारों साल की गुलामियां खत्म कर दी, हजारों साल के अधिकार। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि जो हक अधिकार आपको इस देश के ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों ने छीनने थे, लिखित रूप में लिखकर, मैंने वो अधिकार आपके बहाल कर दिए हैं। क्योंकि जो हमारी गुलामी है वो ऐसे थोड़ी था, लिख कर रखी थी उन लोगों ने। वो कहते जो व्यवस्था ने आपसे हजारों साल से अधिकार छीन लिए, उसको मैंने 40 साल से ही आपको दबाकर आपको दे दिया है। मगर हमारी जिम्मेवारी बढ़ती, हम कहाँ खड़े हैं, हमने वो अधिकारों को बचाया है कि गवाया है। हमें ये आज उनके जयंती के अवसर पर ये समीक्षा करनी होगी। जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से, हम लोगों में से बाबा साहब के आंदोलन में कोई नहीं था। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमें से बाबा साहब के आंदोलन में कोई शामिल नहीं था, क्योंकि हम पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ सहयोग किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ उस वक्त आंदोलन किया, वो अनपढ़ लोग थे। उनको क्या मिला बजाय हमारे? सारा कुछ तो हमें मिला। हमारी जो एक पीढ़ी जो बाबा साहब के साथ लगी हुई थी उस वक्त, उनको क्या मिला? वो तो पढ़े भी नहीं, उनका तो जीवन ऐसे निकल गया। सारा कुछ हमें मिला बजाय उनके। तो बाबा साहब के साथ जो लोग जो लगे थे आंदोलन में, उनको कुछ नहीं मिला, सारा कुछ हमें मिला। वो सारी पीढ़ी का जीवन संघर्ष में ही निकल गया। सैलरी हमने ली, नौकरी उन्होंने की, जॉब उन लोगों ने की उस वक्त, उसकी सैलरी हमने ली। हमने क्या किया? हमने सैलरी मिल गई, हमें सैलरी भी हमें ऐसे मिली, पैदा होते ही हमें हक अधिकार मिल जाते हैं। अब हमारे बच्चों को, हमारे समाज को पता ही नहीं लगता, अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं हम पैदा होने के बाद कि बाबा साहब ने क्या किया। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आपको तो भाई पैदा होते ही सारे हक अधिकार मिल गए ना, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा, आपको तो कोई कोशिश ही नहीं करनी पीड़ित अधिकारों के लिए, क्योंकि आपको तो पैदा होते ही मिल गया सारा कुछ। जिस समाज को पैदा होते ही जो भी बच्चे को सारा कुछ बिना मेहनत किए पैदा किए मिल जाएगा, वो बच्चा दिशाहीन नहीं होगा, वो खराब ही होगा, अगर वो अपने पुरखों के दोनों को, उनको इतिहास को याद नहीं रखेगा। तो हमें पैदा होते ही हक अधिकार मिल गया, मतलब जॉब करना हम भूल गए। हमें सैलरी तो मिल गई, लेकिन जॉब करना हम भूल गए। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हमें देश विदेश में जहां भी बैठे हैं, हम जिसकी सैलरी ले रहे हैं, जिसके लिए हमारी एक पीढ़ी आंदोलन के लिए लग गई बाबा साहब के साथ, उनके आंदोलन पर काम करना, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, ये हमारी ड्यूटी है। इसे हमें हर हालत में निभाना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं निभाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी निभाएगी, उनको निभाना पड़ेगा। अगर हमने जिम्मेवारी से भागना है तो भाग जाए, लेकिन नतीजों से नहीं भागेंगे, गुलामी आएगी ही आएगी, गुलाम तो होना ही पड़ेगा फिर। इसलिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के। हमारे लिए आज के समय में कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के। आज की जो शिक्षा है, आज की जो समस्या है हमारी, हम कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि
अपने घर की दीवारों पर लिख लो कि आपने राजकर्ता शासक वर्ग जमात बनना है। तो जब बाबा साहब ने ये बात कही तो उस वक्त हमारी घर की दीवारें पक्की नहीं थी, हम झोपड़ी में रहते थे, हम कच्चों मकानों में रहते थे, लेकिन उस वक्त सोच जरूर थी कि शासक वर्ग बनना है। मगर आज वो सोच गायब होगी, दीवारें तो पक्की होगी। आज हमारे महल खड़े हो गए, हमारी दीवारें तो पक्के होगी, लेकिन वो सोच गायब होगी उनकी जो उन्होंने कही थी। सो उन्होंने क्यों कहा था ऐसे कि शासकर्ता जमात बनना है, पढ़े लिखा वर्ग निर्माण करना है। उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर भी जर्मनी में आए, वो भी यहाँ से पढ़ कर गए। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो हर एक देश में रह सकते थे, अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रण लिया था कि मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन अपने लोगों के लिए समर्पित है। अगर मैं अपने लोगों को हक अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं अपना जीवन गोली मार के खत्म कर लूंगा। ये इतों तक उन्होंने अपने बोला था। उन्होंने, वो चाहते तो हर एक देश में सेटल हो सकते थे बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने जब प्रण लिया था कि मैं इन लोगों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ के ही सबक सा लूंगा। इसलिए महात्मा फुले जी को हम याद कर रहे हैं। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों की बात की थी बाबा साहब ने कि पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण करना है, शासक वर्ग निर्माण करना है। शासक वर्ग बाद में निर्माण होता है। बाबा साहब के आंदोलन के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। बाबा साहब के आंदोलन के पक्ष है। बाबा साहब का आंदोलन साइंटिफिक आंदोलन है, ये कोई हवा में उड़ता आंदोलन नहीं है, ये साइंटिफिक तर्कवादी आंदोलन है। उनको पता है पहले सामाजिक क्रांति होती है, फिर जाके आर्थिक क्रांति होती है, फिर जाके धार्मिक क्रांति होती है, फिर जाके राजनीतिक क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन जाके फिर बाद में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शासक वर्ग बाद में निर्माण होता है, पहले शासक वर्ग निर्माण किया जाता है। शासक बाद में बना जाता है, पहले शासक वर्ग निर्माण किया जाता है। समाज में बुद्धिजीवी लोग पैदा किए जाते हैं, समाज में बिजनेसमैन लोग पैदा किए जाते हैं, समाज में अमीर लोग पैदा किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से तो ताकत मिलेगी ना हमें। हमारा जिनके साथ मुकाबला है वो लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं। आज के हमें में हमारा ना तो राजनीतिक स्तर पर कुछ हो रहा है, सामाजिक स्तर पर हम ईमानदारी से काम नहीं करते। तो इसलिए जो बाबा साहब ने हमने प्लान दिया है वो स्टेप बाय स्टेप ही रहेगा, वो वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सामाजिक क्रांति रातों रात नहीं होती। सामाजिक क्रांति होने में समय लगता है। जैसे कि 130 साल का समय लगा फुले से लेकर बाबा साहब तक हमें अधिकार मिलने का। आज 65 ईयर ही हुए हैं हमें अधिकार प्राप्त। 65 ईयर में ही हमने गवा दिए। जिन अधिकारों को पाने लिए हमें 130 साल का समय लग गया फुले से लेकर बाबा साहब के तक, वो सिर्फ 50-60 साल में ही हमने गवा दिए। हमें ये समीक्षा करनी होगी कि हम बाबा साहब के हम लायक बन रहे हैं कि नालायक बन रहे हैं, हम अधिकार खो रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, हम कारवे को आगे बढ़ा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। महात्मा फुले जी की मैं एक बात यहाँ शेयर करनी चाहूंगा। महात्मा फुले जी की जो डेफिनेशन है पढ़ने की, महात्मा हमारे महापुरुष का जो आंदोलन था, जैसे सत्य शोधक समाज, सत्य की समाज की नींव, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन था। सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन का मतलब ये होता है कि पहले अपने आप का ही सम्मान करना। तो महात्मा फुले जी पहले अपने आप के सम्मान की बात कर रहे हैं। फुले साहब ने, जब बाबा साहब ने, मैं आपको बता के गया कि बाबा साहब ने फुले को अपना गुरु बेवजह नहीं माना। फुले साहब ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, सबसे पहले ज्योतिबाई फुले जी ने अपना साहित्य निर्माण किया, अपना साहित्य खुद निर्माण किया। तो किसी भी आंदोलन के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है, प्रेरणा स्रोत होने चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत तथागत बुद्ध, सतगुरु कबीर और फुले हैं, मेरे जो गुरु हैं। उन्होंने अपनी प्रेरणा को पहले रखा, बाद में आंदोलन बाद में शुरू किया। ऐसे ज्योतिबाई फुले जी ने अपनी प्रेरणा को शिवाजी महाराज को अपना गुरु माना। उन्होंने शिवाजी महाराज को गुरु माना। फिर उन्होंने अपने साहित्य का निर्माण किया। साहित्य का निर्माण वो गुलामगिरी से प्रारंभ करते हैं। गुलामगिरी के बाद फिर वो किसान, हंटर, ऐसी वो किताबें लिखते हैं। फिर बाद में वो साहित्य का निर्माण करते हैं। वो अपने स्कूलों में अपने पर्सनल साहित्य निर्माण करके वो लोगों को पढ़ाते हैं। तो उनकी जो डेफिनेशन है एक जागरूक इंसान की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ साझी करूंगा। वो कहते हैं कि केवल वर्णमाला का ज्ञान होना ही ज्ञान नहीं होता,
बहुत सारी वर्णमाला का ज्ञान ले लेना ज्ञान नहीं होता। वो कहते हैं कि शिक्षा से, शिक्षा क्या है, शिक्षा की डेफिनेशन वो देते हैं कि शिक्षा क्या है। वो शिक्षा का ये अर्थ बताते हैं, समझाते हैं कि जिसको सही और गलत में अंतर समझ आता है, जिसको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है, वही व्यक्ति शिक्षा होता है। वो सेकंड क्या सूत्र देते हैं, सही और गलत को समझना, सेकंड नंबर पर सही के लिए लड़ना, गलत का विरोध करना, गलत के लिए लड़ना, यही शिक्षा है। क्या आज की शिक्षा आपको ये सब सिखा रही है? आज की शिक्षा आपको सही और गलत में निर्णय करने सिखा रही है कि नहीं? ज्योतिबाई फुले जी की शिक्षा के सूत्र तो ये हैं, अपनी सही और गलत की आपको जानकारी होना, आपके दोस्त और दुश्मन की आपको जानकारी होना। जो आपकी शिक्षा आपको ये नहीं सिखा पाई, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने महापुरुषों की जो सोशल एजुकेशन है वो लेने की जरूरत है। क्योंकि ये जो एकेडमिकली इंफॉर्मेशन है, जो डिग्री है, वो तो हमारे लोगों के पास इतनी है कि पेपर खत्म हो जाता है। जी जी, हमारे पास लोगों के पास डिग्रियां तो इतनी है, शिक्षा तो इतनी है कि उसकी कोई हद नहीं है, मगर हमारे पास सोशल एजुकेशन नहीं है, हमारे पुरखों की एजुकेशन नहीं है हमारे पास। बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिबाई फुले को इसलिए गुरु बनाया था, इसलिए नहीं बनाया कि वो पढ़े लिखे थे, इसलिए बनाया था क्योंकि उनके पास एक सही एजुकेशन थी। उन्होंने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली थी, इसलिए बनाया था क्योंकि वो जागरूक थे। सतगुरु कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन कबीर जी को भी बाबा साहब ने अपने गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि सतगुरु कबीर जी जागरूक थे, उनको सही और गलत की जानकारी थी, उनको दोस्त और दुश्मन की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपना गुरु बनाया। सो अंतिम में मैं यही कहता हूं कि हमें ये आंदोलन आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर करना है। बाबा साहब के आंदोलन पर, बाबा साहब पर काम करने की हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उसको हमने हर हालत में जारी रखना है। तो इतना ही कहता है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।